Hello students, in this session we are going to learn एंटोनिम्स। तो दोस्तों जो एंटोनिम्स आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा चुके हैं। एज इट इज क्वेश्चंस आपके सामने अभी आने वाले हैं। तो वही जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं उन्हें कैसे डील करना है ये आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था जो एंटोनिम्स होते हैं वो अपोजिट वर्ड्स होते हैं। एग्जामिनेशन के अंदर इनकी बहुत वैल्यू है। तो आइए फेस करते हैं एक टेस्ट एंटोनिम्स पर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। और यहां पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं लेकिन फिर भी मैंने पहले बताया था। तो ये जो एंटो है किस वर्ड से निकला? ये एंटी से। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। एंटी का मतलब हो जाता है अगेंस्ट। नीम केम फ्रॉम द वर्ड नेम, इट मींस नेम। तो ये क्या हो जाएगा? अगेंस्ट नाम, तो किसी के खिलाफ नाम। तो इसी को हम कह देते हैं अपोजिट वर्ड। तो इसके अंदर हमें अपोजिट वर्ड पूछे जाते हैं, जो वर्ड का मीनिंग है उसके अपोजिट मीनिंग निकालना होता है। उम्मीद कर रहा हूं इतना समझ में आया होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि पहले आप इसे डील करें। पहले आप इस क्वेश्चन को देख लें, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। एमेच्योर, नोविस, प्रोफेशनल, लवर, अप्रेंटिस। नोविस, एमेच्योर, लवर, अप्रेंटिस। क्या आंसर होगा? एमेच्योर का अपोजिट ढूंढना है आपको, अपोजिट ढूंढना है। तो ढूंढ लिया होगा आपने। चलो अब मैं बता देता हूं आपको। बेटा एमेच्योर क्या होता है? ये होता है कि किसी भी चीज़ को हम शौकियाना तौर पर करते हैं। तो हम किसी चीज़ के जो शौकीन होते हैं, शौकीन होकर कोई चीज़ करते हैं जिसके अंदर हम अर्निंग के लिए नहीं सोचते, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे क्रिकेट खेल रहा है कोई, क्रिकेट खेल रहा है तो वो अगर सिर्फ इसलिए खेल रहा है कि उसका टाइम बस टाइम बिताने के लिए या उसे अच्छा लगता है इसलिए, तो फिर क्या हुआ? वो एमेच्योर हुआ। शौकीनी तौर पर खेलना, वो किसी चीज़ का फॉन्ड ऑफ है। फॉन्ड ऑफ क्या होता है? किसी भी चीज़ का शौकीन होना। तो उस सेंस में जो वर्ड होगा एमेच्योर यूज होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया? एमेच्योर की शौकीनी तौर पर जो किया जाता है। अब इसका अपोजिट ढूंढना है तो चारों का मीनिंग ले लेते हैं। तो नोविस होता है नो सीखिया, या क्या कहते हैं नो सीखिया, वो जो अभी काम बिल्कुल नया नया सीखा है। वो जिसने काम अभी नया नया सीखा है, किसी भी काम में वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसे इनएक्सपीरियंस्ड भी कह सकते हैं। इसे इनएक्सपीरियंस्ड भी कह सकते हैं कि जिसने काम अभी अभी सीखा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसमें परफेक्ट नहीं है। लवर क्या होता है? वन हु लव्स। लवर हम सभी जानते हैं, लव करने वाला। वन हु लव्स, जो किसी को लव करता है, दैट इज लवर। बात करते हैं अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस को अगर मैं बात करूं तो इसकी हिंदी में हम कह सकते हैं चेला। अप्रेंटिस हुआ चेला। तो जो कोई किसी के अंडर काम करता है, ये भी हम इसको भी इनएक्सपीरियंस्ड कह सकते हैं। इसको भी इनएक्सपीरियंस्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। अब ये था प्रोफेशनल। तो ये होते हैं व्यावसायिक। ये होते हैं व्यावसायिक लोग जो होते हैं, जो अपना काम करते हैं। तो अब उसने क्या पूछा? उसने पूछा एमेच्योर का अपोजिट। तो एमेच्योर वो इंसान जो किसी भी काम को सिर्फ शौक के लिए करे, अर्निंग के लिए नहीं। तो बेटा इन सभी में जो इनका सभी का जो अपोजिट होगा, इसका जो अपोजिट होगा इन सभी में, वो होगा प्रोफेशनल। क्योंकि ये वो हैं जो काम पैसों के लिए करते हैं। ये काम वैसे जो सिर्फ शौकियाना तौर पर करें, ये काम ऐसे जो प्रोफेशनल तौर पर करें। जैसे कोई कंप्यूटर में वर्क जानता है, कंप्यूटर के अंदर वो फोटोशॉप वगैरह अच्छा चलाना जानता है, तो अब फोटो एडिट करके अपनी वो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और आपका स्टेटस पर वो अपलोड कर रहा है, व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड कर रहा है। तो क्या वो शौकियाना तौर पर। यही काम अगर वो किसी कंपनी के लिए कर रहा है तो वो प्रोफेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। एक जगह इनकम आ रही है, एक जगह नहीं आ रही है, अपोजिट हुआ, दैट्स इट। तो आंसर क्या हुआ एमेच्योर का? दैट इज प्रोफेशनल। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं, दैट इज रिट्रेंच। तो एंटोनिम रिट्रेंच। तो रिट्रेंच का जो आंसर एंटोनिम होगा रिवैम्प, बैले, डेविएट या रिक्रूट। देखें क्या होगा।
आंसर निकालिए। तो आपने देख लिया होगा, देख लें बेटा। अब मैं समझाता हूँ। पहले तो रिट्रेंच का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की छटनी करना। छटनी का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये बहुत सारे आदमी भी हो सकते हैं। ये समझ लो कि इसके बहुत सारे आलू हैं, ये बहुत सारे आलू हैं। अब इन आलू में कुछ आलू खराब भी हैं, तो हमने देखा भाई ये आलू खराब है, इसे निकाल दो, ये आलू खराब है, ये आलू खराब है, ये आलू खराब है, ये आलू खराब है, ये आलू। तो कहते हैं जो आलू खराब है उन्हें निकाल दो। तो हमने छटनी कर ली, खराब आलू निकाल लिए, सही आलू रख लिए। तो इसी को कहते हैं हम, इस छटनी को ही हम रीट्रेंच कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया डिडक्ट करना। इसको हम ऐसे भी समझा सकते हैं, डिडक्ट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो डिडक्ट ही हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब इनके मीनिंग देख ले। रिवैम्प का मतलब होता है रिनोवेट। रिनोवेट ये वर्ब है, रिनोवेशन मतलब कहीं पर आप सुधार कर रहे हैं, मतलब इसका क्या हो जाएगा? इंप्रूव करना किसी भी चीज़ को। रिनोवेट मतलब सुधारना चीज़ों को, जो चीज़ें बिल्डिंग है उसे रिनोवेट कर रहे हो, तो मतलब उसमें से कहीं से टूट फूट है या किसी को कुछ चेंज करना है तो चेंज कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? इंप्रूव कर रहे हो। इंप्रूव कर रहे हो तो मतलब सुधार कर रहे हो। तो किसी चीज़ में जो सुधार का सेंस होता है ना, वो हमारा रिवैम्प होता है। क्लियर है? तो देख ले इसका अपोजिट है कि नहीं, मैं सबका मीनिंग बता रहा हूँ। डेविएट, विचलित करना, भाई किसी चीज़ से हम विचलित हो रहे हैं, विचलित कर रहे हैं। कई बार हिंदी में गड़बड़ हो जाती है मेरी। विचलित, हाँ, विचलित होना। तो विचलित होना का मतलब यह हुआ कि हम किसी को मतलब थोड़ा सा हिल गए, हम थोड़ा सा डर गए, हम विचलित हो गए, तो उसे कहते हैं हम डेविएट होना, विचलित होना। अब रिक्रूट का मतलब होता है कहीं पर भर्ती करना। ठीक है, इसका मतलब होता है भर्ती करना, मतलब एडमिशन लेना, है ना। तो एडमिशन का मतलब हो गया कहीं कुछ ऐड करना, भर्ती कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, रंग रूट की भर्ती हो रही है। बैली का मतलब होता है ट्रस्ट, ट्रस्ट जिसे हम फेथ भी कह देते हैं, जिसे हिंदी में हम विश्वास कह देते हैं, जिसे हम हिंदी में विश्वास कह देते हैं। ठीक है, आया बात समझ में? तो अब यहाँ पे कह रहा है छटनी, डिडक्ट कम करना, और कहीं पे जो वहाँ पर कम करना कहीं ज़्यादा करने की बात होगी तो वहाँ पर हमारा उसका एंटोनिम हो जाएगा। तो ज़्यादा रिक्रूट कर रहे हैं तो भैया भर्ती कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं तो आंसर रिक्रूट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आंसर आपको क्लियर हुआ होगा, ये आंसर आपको क्लियर हुआ। और मैंने पहले बता चुका हूँ ये सब प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, डू इट कैलकुलेटिव। डू इट कैलकुलेटिव। कर लिया होगा, है ना। पहले कैलकुलेटिव कहते हैं, तो बेटा अगर इसका कैलकुलेशन से ही इसका मीनिंग निकालें तो इसका मतलब है गुणात्मक, इसे हम ऐसे कह सकते हैं। लेकिन गुणात्मक का मतलब है कि हमने पूरी कैलकुलेशन लगा ली है। अगर आप किसी चीज़ की पूरी कैलकुलेशन लगा रहे हो तो इसका मतलब है चीज़ों को सोच समझ के कर रहे हो, कि कैलकुलेट करके ही मैं सब आपको बता रहा हूँ। व्हाट डज इट मीन? कि मैंने सारी चीज़ों को सोच समझ लिया है तो मैं बता रहा हूँ, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इसने इसी बात को क्या कैलकुलेटिव का मतलब हुआ, जो भी काम कर रहे हो उसे सोच समझ कर, तो ये होता है सोचा समझा हुआ, सोचा समझा हुआ। ठीक है, तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सोचा समझा हुआ क्या है। तो मैं चाहता हूं एक बार आप फिर देख लो इसे, कि सोचा समझा तो नेव होगा, डोसाइल होगा, जेंटल होगा, केयरफुल होगा। क्लियर हुआ? देखें तो मैं बताता हूं, इसका मतलब हो जाएगा अनुभवहीन। इसका मीनिंग होगा अनुभवहीन, मतलब जिसे कोई एक्सपीरियंस ना हो। नेव, तो ये हमारा अप्रेंटिस का जो पहले आया था, और अप्रेंटिस के साथ साथ हमारा जो वर्ड था नोविस, उनका सिनोनिम है अनुभवहीन, जिसको हम कह सकते हैं इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड। ठीक है। डोसाइल, तो डोसाइल जो होते हैं ना वो बड़े ही विनम्र लोग होते हैं। विनम्र
मतलब बहुत ही पोलाइट, बहुत ही पोलाइट, तो उसे क्या कहेंगे हम? डोसाइल। क्लियर है? बात करते हैं जेंटल। जेंटल होते हैं सभ्य, ठीक है ना, सभ्य लोग। केयरफुल कौन होते हैं? सावधान। सावधान लोग जो होंगे केयरफुल होंगे। अब देख लो कौन सा होगा। तो भाई गुणात्मक क्या हुआ? कैलकुलेटिव, सोचा समझा। अब जिसके अंदर हमने सोच समझ के काम ही ना किया हो तो सोचो अब क्या होगा। देखो अब इनका मीनिंग तो सबके क्लियर हो गए, नेव, जेंटल, डोसाइल, केयरफुल। तो अब इसका आंसर क्या होगा? बेटा देखो आंसर सारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हमें मतलब आंसर देने में दिक्कत हो जाती है। तो इसका जो आंसर आप क्या कैलकुलेट करते हो, मतलब क्या सोचते समझते हो, वो ही आ गया। क्या कैलकुलेट, क्या सोचते समझते हो। तो बेटा जो चीज़ सोच समझ कर होगी वो कैलकुलेटिव। अब जो सोच समझ के नहीं करेगा तो मतलब उसे अनुभव नहीं है, तो वो अपने आइडिया से करेगा चीज़ों को। तो जो अपने चीज़ों को सोच समझ के करेगा वो कैलकुलेटिव हुआ। जो चीज़ों को सोचा ही समझा नहीं है जिसने, तो बिना सोचे समझे उसने बस कर दिया, अनुभव नहीं है, तो भाई बिना सोचे समझे करेगा तो वो नेव हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलो, रिडंडेंट, ये वर्ड आपने मेरे से बहुत ज़्यादा सुना होगा। अगर आपने मेरे से ग्रामर किया है तो आपने बहुत ज़्यादा वर्ड सुना होगा मेरे मुंह से, लेकिन रिडंडेंट के रूप में नहीं, रिडंडेंसी के रूप में सुना होगा। तब अगर आपको याद आ रहा है तो ज़रा कोशिश कीजिए। रिडंडेंट, रिडंडेंट तो रिपेंटेंट, सिंगुलर, सरप्लस, रिक्वायर्ड। हो गया होगा, ठीक है। तो बेटा रिडंडेंसी जो मैं बताता हूं, दैट इज, री का मतलब होता है दोबारा। तो रिडंडेंसी का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड। ये ग्रामर में एक एरर होता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, मतलब किसी चीज़ की मोर देन रिक्वायर्ड, ज़रूरत से अधिक। तो बेटा वही रिडंडेंसी यहाँ पे रिडंडेंट के रूप में है। तो इसका मतलब होता है अनावश्यक, जिसकी ज़रूरत नहीं है, मोर देन रिक्वायर्ड, सेम मीनिंग। अनावश्यक, जिसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा कह सकते हो इसे, एक्स्ट्रा कह सकते हो, है ना। इसको एडिशनल कह सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है। अब रिपेंटेंट क्या होता है? तो जो हमारा रिपेंटेंस वर्ड है, जैसे रिमोर्स होता है, तो रिमोर्स क्या होता है? पछताना। तो ये पश्चाताप के लिए आता है। पश्चाताप मतलब आप किसी चीज़ के लिए क्या कहते हैं, रिपेंटेंट, रिमोर्स कर रहे हो, तो पश्चाताप करना रिपेंटेंट। तो देखो रिडंडेंसी का क्या अपोजिट है? सिंगुलर क्या होता है? एक वचन सिर्फ एक के लिए जो यूज होता है, एक वचन जो सिर्फ एक के लिए यूज हो। बात करें सरप्लस, तो सरप्लस तो ऐसे मानो, सर को मान लो अपना सर, हेड, और प्लस मतलब क्या होता है? एडिशन, कि हमारे सर में कुछ ऐड हो रहा है, तो ये एडिशन, तो इसका मतलब ही एडिशन होता है। तो इसका मतलब ही क्या होता है? प्लस का मतलब क्या होता है? एडिशन। एडिशन मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, सरप्लस जो फायदे में होती हैं, ये बेनिफिट को बताती हैं। जो चीज़ फायदे में होती हैं बेनिफिट को बताती हैं, ठीक है। अब ये हो गया रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या होता है? जो चीज़ चाहिए, तो आवश्यक, जो चीज़ चाहिए वो मिल जाए, वो आवश्यक। मीनिंग समझ में आ चुका होगा। तो बेटा ये अनावश्यक, जो नहीं चाहिए वो आ जाए, एक्स्ट्रा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आवश्यक, जो चाहिए वो। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी। इतनी बात क्लियर हो गई तो अगला ही होस्टाइल। मीनिंग होस्टाइल का अपोजिट, होस्टाइल, जॉयफुल, फ्रेंडली, हेल्पफुल, वॉयलेंट। कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो देखें, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं होस्टाइल। तो होस्टाइल का मतलब होता है बेटा दुश्मनी। होस्टाइल का मतलब हो जाएगा दुश्मनी, ठीक है। जॉयफुल का मतलब खुशी, जॉयफुल का मतलब हो जाएगा खुशी। और हेल्पफुल का मतलब मीनिंग होगा मददगार, मददगार।
वन हु हेल्प्स। फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, फ्रेंड से बना, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, ये तो बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें। वोलेंट होता है हिंसक, वोलेंट होगा हिंसक। अब उम्मीद कर रहा हूँ आपको बात समझ में आ चुकी होगी। होस्टाइल तो जो दुश्मनी, तो दुश्मनी का अपोजिट क्या होगा, दोस्ती, तो दोस्ती से बना हमारा फ्रेंडली, तो आंसर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत नहीं होगी तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंडली। चलो अगला ले, रिलीज। अगला आंसर लेते हैं रिलीज। इसका आंसर देखें, ABCD, हाइड, बरी, क्लोज, कन्फाइन। आई होप यू हैव डन इट। तो बेटा रिलीज, रिलीज का मतलब होता है रिहाई। इसका मतलब क्या होगा, रिहाई। हम जैसे फिल्म रिलीज भी करते हैं तो मतलब कि फिल्म को आगे छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, छुपा के नहीं रखते, निकाल दिया, रिलीज हो गई फिल्म, है ना। तो रिलीज होना, रिहाई। हाइड का मतलब होता है छिपाना, जिसे हम कंसील भी कह देते हैं, कंसील, इसका मतलब हो जाता है छिपाना। क्लोज के दो मीनिंग होते हैं। अगर इसे हम क्लोज, अगर इसको क्लोज का साउंड पढ़ रहे हैं, क्लोज, तो इसका मतलब होता है बंद करना, जिसका हम कहते हैं शट, जिसे कहते हैं शट, बंद करना। और अगर इसका स का साउंड होता है क्लोस, क्लोस, तो इसका मतलब होता है करीबी। तो जो हमारे बहुत करीब है इसको हम कहते हैं करीबी। हम कहते हैं ना, ही इज माई क्लोज, क्लोज नहीं क्लोज फ्रेंड, ही इज माई क्लोज फ्रेंड। क्लोज बोलते हैं तो इसका मतलब होता है करीबी, क्लोज बोलते हैं तो इसका मतलब शट, मतलब बंद करना। बरी, बरी मतलब मुस्लिम्स जो होते हैं वो, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस जो हैं मरने के बाद दफनाते हैं, तो बरी जो होता है दफनाना। और बेटा इसी वर्ड से बना हम कह देते हैं बरियल ग्राउंड, इसे कब्रिस्तान कह देते हैं। बरियल ग्राउंड या बरियल प्लेस, इसका मतलब कब्रिस्तान हो जाता है, ठीक है। और इसे हिंदू लोग जो हैं वो चिता को जलाते हैं, उसे क्रीमेट कहते हैं, इसलिए शमशान घाट को क्रीमेशन ग्राउंड कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, बरी मतलब दफनाना। कन्फाइन मतलब किसी भी चीज़ को सीमित रखना, मतलब किसी चीज़ को छुपा के रखना, कुछ ही लोगों की अप्रोच, मतलब पहुंच में रहना, अप्रोच में रहना। तो फिर इसका आंसर हमारा यही होगा, क्योंकि इसकी रिहाई मतलब हर किसी के अप्रोच में हो जाना, और इसका मतलब सीमित में कुछ लोगों की अप्रोच में रहना। तो ये क्या हो जाएगा, सीमित रखना चीज़ों को। क्लियर है बेटा, है ना। इसका आंसर दीजिए, टेंट। कंस्ट्रक्ट, क्लियर, प्यूरिफाई या रिपेयर। टेंट, टेंट, कंस्ट्रक्ट, क्लियर, प्यूरिफाई, रिपेयर। आंसर इट बेटा, आंसर इट। आई होप यू हैव डन इट। बेटा टेंट का मतलब होता है कलंक लगाना। इट मीन्स कलंक। टेंट मीन्स कलंक, क्या आपने हमारी खानदान पे कलंक लगा दिया है ना। इसको हम इंग्लिश में स्लर भी कह देते हैं, इसको हम स्लर भी कह देते हैं, कलंक, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट, जो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसका मतलब बनाना, ठीक है। तो इसका जो सेंस हो जाता है दैट इज क्रिएट भी कह सकते हैं, इसको हम मेक भी कह सकते हैं, इसके सिनोनिम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। प्यूरिफाई मतलब किसी चीज़ को शुद्ध करना, बिल्कुल मतलब यूज़ में लाना, शुद्ध करना, शुद्धिकरण जो होता है, प्योर करना। तो प्यूरिफाई केम फ्रॉम द वर्ड प्योर, तो ये एडजेक्टिव है प्यूरिफाई, FY लगकर कई बार वर्ड वर्ब बन जाता है ना। तो प्यूरिफाई, तो ये प्योर से ही बना, मतलब एकदम शुद्ध, इसका मतलब हो जाएगा शुद्ध। सिनोनिम के रूप में लें तो इसका मतलब हो जाएगा जेन्युइन, जेन्युइन एकदम। क्लियर करें तो एकदम स्पष्ट, क्लियर करें तो एकदम स्पष्ट। रिपेयर का मतलब होता है किसी भी चीज़ की मरम्मत करना, किसी भी चीज़ की मरम्मत करना, रिपेयर हो जाएगा। तो अब इन सभी के मीनिंग क्लियर हो चुके हैं। अगर मीनिंग क्लियर कर रहे हैं तो भाई टेंट का मतलब क्या हुआ, किसी पे कलंक लगाना, तो मतलब जो चीज़ बिल्कुल साफ होगी, जिसपे कोई धाग धब्बा ना हो, तो वो इसका हमारा एंटोनिम हो जाएगा। तो इन सभी में बात करें तो आंसर प्योरीफाई हो जाएगा, बिल्कुल साफ, स्वच्छ, बिल्कुल शुद्ध, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट इज, हियर इट इज, एडेप्ट, इग्नोरेंस,
लकूना, इनएप्ट, इनएक्सपीरियंस। बताइए। यस स्टूडेंट्स, हाँ जी देखें, तो एडेप्ट, पहले इन चारों के मीनिंग ले लेते हैं, है ना, एक एक करके। इनएप्ट को हम कह देते हैं मतलब मूर्ख। एक मिनट, इनएप्ट को हम कहते हैं मूर्ख, इसको हम ऐसे भी कहते हैं अनफिट, जो किसी काम के काबिल नहीं है, जिसको हम अयोग्य भी कह देते हैं। इन चारों के मीनिंग ले लेते हैं पहले। अयोग्य, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, मतलब जिसमें ज्ञान की कमी है, अज्ञानता, ज्ञान की कमी, इग्नोर करना, इग्नोरेंस। लकूना मतलब होता है कमी, तो मतलब लैकनेस। लकूना केम फ्रॉम द वर्ड, समझ लो, ऐसे मान लो मिलता जुलता वर्ड है लैकनेस, तो हमने इसको निमोनिक ले लिया एक। इनएक्सपीरियंस, तो भाई एक्सपीरियंस, जिससे एक्सपीरियंस होता है, इनएक्सपीरियंस मतलब अनुभवहीन, कि अनुभव हीन होना, मतलब अनुभव न होना। लकूना मतलब ब्लैकनेस, अज्ञानता, इग्नोरेंस। इनएप्ट मतलब मूर्ख, अनफिट या अयोग्य। ये बात समझ में आई। अब मैं आपको एडेप्ट समझाता हूँ, लेकिन एडेप्ट के साथ साथ मैं सिर्फ एडेप्ट नहीं, मैं दो वर्ड और बताता हूँ। एक वर्ड होता है एडॉप्ट, एक वर्ड होता है एडाप्ट। एक वर्ड हो गया एडॉप्ट, एक वर्ड हो गया एडाप्ट। अब हमारे पास तीन वर्ड हो गए, एडॉप्ट, एडाप्ट और एडेप्ट, तीन वर्ड हो गए। तो इसके अंदर ओ, ए और ई का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ओ स्टैंड्स फॉर, आप ऐसे मान लो, हिंदी में मानो तो जैसे हम बात करते हैं पहले गोद, पहले हिंदी में ले तो ओ स्टैंड्स फॉर गोद। अब गोद को अगर इंग्लिश में लिखे तो क्या हम ऐसे लिखेंगे, GOD, गोद। ये गोद नहीं, गोद। तो इसमें जो ओ आया, ये ओ, इसका मतलब होता है गोद लेना। अडॉप्ट का मतलब है गोद लेना, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा गोद लेना। किसी को एडॉप्ट कर लेते हैं कि आई एडॉप्टेड ए बेबी गर्ल, मैंने एक बेबी गर्ल को एडॉप्ट कर लिया, ठीक है। अब एडॉप्ट, तो ए आया, ए आया तो आप ए को मानो एडजस्ट, ए को ऐसे मानो एडजस्ट करना। तो एडजस्ट करना मतलब सामंजस्य बैठाना, सामंजस्य बैठाना, ठीक है। तो एडाप्ट हो जाएगा ये, एडॉप्ट, एडाप्ट। तो जैसे वी शुड अडॉप्ट आवरसेल्व्स इन एवरी सिचुएशन, हमें अपनी हर सिचुएशन में अपने आप को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, उसमें उस जैसा बन जाना चाहिए, उस जैसा मेल मिलाप कर लेना चाहिए, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तो इसे कहते हैं कि सामंजस्य मतलब ढाल लेना, अपने आप को ढाल लेना, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं ई। तो ये जो ई होता है ना, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपर्ट, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट क्या होते हैं, जो किसी भी चीज में भैया जी मास्टर है, खिलाड़ी है, क्या बोल देंगे, एक्सपर्ट है, एडेप्ट है, खिलाड़ी है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, खिलाड़ी। तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज अनाड़ी। जो मतलब एक्सपर्ट है तो हमें वो चाहिए जो इनएक्सपर्ट हो। तो फिर इसका मीनिंग तो अज्ञानता है, अज्ञान, ज्ञान ही नहीं है, ये कमी है, ये एक्सपीरियंस नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इनएप्ट, तो मतलब अनफिट, अयोग्य। एक होता है एक्सपर्ट, ये अनफिट, तो आंसर हो जाएगा इनएप्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देख लो, एडॉप्ट, एडाप्ट, एडेप्ट, इन तीनों में डिफरेंस भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है बेटा। ये क्लियर है। तो अगला आते हैं, दैट इज पब्लिक, रेडी, प्राइवेट, कॉमन, रिस्ट्रिक्टेड। बताइए आंसर। कर लिया होगा।
तो बेटा पब्लिक होता है दैट इज सार्वजनिक, मतलब पब्लिक, जो चीज पब्लिक है, मतलब पब्लिक, डू नॉट स्मोक इन पब्लिक, मतलब सार्वजनिक प्लेस पर आप मतलब धूम्रपान नहीं कर सकते। रेडी मतलब तैयार, कोई भी चीज तैयार है तो रेडी है, ठीक है। अगला लेते हैं प्राइवेट, प्राइवेट हो जाएगा निजी। कॉमन मतलब सामान्य, वैसे इसे उभय भी कहते हैं कॉमन को, लेकिन अभी यहां सामान्य लो। रिस्ट्रिक्टेड वर्जित, वर्जित, तो अब इसका क्या हो जाएगा, जो चीज सबके सामने है सार्वजनिक, जो चीज पर्टिकुलर किसी के पास है तो दैट इज प्राइवेट। तो अब यही तो क्या हो रहा है, अभी सरकार क्या कर रही है, चीजों को, पब्लिक को प्राइवेट हाथों में सौंप रही है, तो यही तो चल रहा है अभी, पब्लिक को, पब्लिक चीजों को प्राइवेट हाथों में सौंपना, ठीक है ना, प्राइवेटाइजेशन जो चल रहा है, ठीक है। ओके, अगला फ्लुएंट, आज के लिए लास्ट। फ्लुएंट बताइए, डिग्रेडिंग, हॉल्टिंग, इनएप्रोप्रिएट, insensitive। हाँ जी, कर लिया होगा बेटा। तो देखें यहां पे फ्लुएंट का मतलब जो होगा, जैसे कहते हैं कि ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वो तीव्रता से अंग्रेजी बोलता है, तो इसका मतलब हो जाएगा तीव्र, तीव्र बोल दो, तेज बोल दो। अगर ज्यादा शुद्ध हिंदी देखते हो तो धारा प्रवाह कह सकते हैं इसे, धारा प्रवाह कह सकते हैं इसे। अगर आपको यह समझ में आ गया है तो आ गया जाए बेटा। जहां पर भी डी लगता है, जैसे ग्रेड होता है, ग्रेडिंग, तो ग्रेड को अगर हम अपग्रेड कर रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, भाई ग्रेड है, ग्रेडिंग दे रहे हैं किसी, कोई भी ग्रेडिंग है, ये ग्रेडिंग है, अपग्रेड कर रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, और अगर डिग्रेड करेंगे तो नीचे। तो डी ई जो होता है बेटा, डी ई, डी आई, डिस, है ना, मिस, ए, आई एन, आई एल, आई एम, ई टी सी, ये जो वर्ड्स हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव, ये सारे के सारे नेगेटिव प्रीफिक्स हैं, कि किसी भी वर्ड का मीनिंग नेगेटिव बना देते हैं। तो क्या बना, ये बना भाई, अब क्या बात कर रहा है, ग्रेडिंग, तो ग्रेड, तो ग्रेड को अगर नीचे कर रहे हैं, किसी की ग्रेड को नीचे कर रहे हैं, तो मतलब डिग्रेड कर रहे हैं। डिग्रेड का मतलब उसकी पोजीशन, उसकी रैंक को हम नीचे ला रहे हैं, उसकी ग्रेड को नीचे ला रहे हैं। और ऑब्वियस किसी को हम रैंक में या ग्रेड में नीचे ला रहे हैं तो उसकी इज्जत तो रही नहीं, तो बेइज्जती, तो इसे कह सकते हैं इंसल्टिंग, इसको कह सकते हैं इंसल्टिंग, मतलब अपमानजनक, इसको हम कह सकते हैं अपमानजनक, ठीक है। चलो इस पर इनएप्रोप्रिएट, तो एप्रोप्रिएट क्या होता है, उचित, जो बातें उचित हैं, जो होनी चाहिए। और अभी अभी लिखा हमने, आई एन लगकर वर्ड नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, उचित आई एन लगकर क्या हो जाएगा, अनुचित। तो उचित का क्या बना मीनिंग फिर, अनुचित। ठीक है। होल्टिंग, होल्ड का मतलब होता है रोकना, मतलब ये स्टॉप का सेंस होता है, तो इसका मतलब होता है रोकना या रुकना, इसका मीनिंग रोकना या रुकना, ठीक है। स्टॉप भी रोकना या रुकना। इनसेंसिटिव, तो सेंसिटिव होती है चीजें जो संवेदनशील हो, जिनको हम कह सकते हैं संवेदनशील, कि बहुत ही नाजुक मैटर जो होते हैं, संवेदनशील। लेकिन उसने आई एन लगाया तो वर्ड नेगेटिव हो गया, तो ये हो सकता है असंवेदनशील चीजें जो होती हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो फ्लूइड का मतलब हो गया तीव्र, तेज धारा प्रवाह। तो इसका जो अपोजिट होगा वो वर्ड होगा, ये क्या रहा है, चीजों को तेजी से ले जा रहा है, तो मीनिंग वो होगा जो रोक रहा है। तो रोकने का सेंस तीनों में से, चारों में से किसका आ रहा है, तो ऑब्वियस होल्ड का आ रहा है, तो आंसर होगा होल्डिंग। क्लियर हुआ कि नहीं भाई, ये तेजी की बात कर रहा है, तो भाई जो चीज रोकने की हो रही है वो जा रहा है तेजी से, जो चीज रुक रही है वही आंसर होगा, तो होल्डिंग हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा, तो ठीक है। तो वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और आप हमारे इस चैनल पर नए नहीं होंगे, लेकिन अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अगले चैनल पे मिलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।